नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ट्रंप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने ग्लोबल टैरिफ को किया रद्द। डोनाल्ड ट्रंप के जिस टैरिफ ने पूरी दुनिया और इसकी अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया, उसको अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है। इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप की वैश्विक टैरिफ नीति को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि ट्रंप 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEEPA का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर टैरिफ नहीं लगा सकते। यह फैसला 6-3 के बहुमत से आया, जिसमें चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने बहुमत की राय लिखी। ट्रंप ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के आधार पर ही पूरी दुनिया के देशों पर टैरिफ लगाए हैं। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए, यानी लगभग हर देश से आने वाले सामान पर शुल्क। इसमें ज्यादातर देशों पर 10% बेसलाइन टैरिफ और चीन, कनाडा, मैक्सिको जैसे कुछ देशों पर ज्यादा टैरिफ शामिल थे। उन्होंने दावा किया था कि व्यापार घाटा, फेंटेनिल ड्रग्स की तस्करी और अन्य समस्याएं राष्ट्रीय आपातकाल हैं, इसलिए IEEPA के तहत टैरिफ लगाना वैध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमेरिकी संविधान के अनुसार टैरिफ और टैक्स लगाने का अधिकार कांग्रेस के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं। IEEPA कानून आपातकाल में इकोनॉमिक पावर देने के लिए है, लेकिन टैरिफ लगाने की अनुमति नहीं देता। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने लिखा कि राष्ट्रपति को ऐसा कदम उठाने के लिए कांग्रेस की स्पष्ट मंजूरी दिखानी होगी, जो यहाँ मौजूद नहीं है। यह मामला उन व्यवसायों और 12 राज्यों की याचिका पर सुना गया था, जिन्होंने ट्रंप के एक तरफा टैरिफ को चुनौती दी थी। अनुमान है कि IEEPA के आधार पर करीब 175 अरब डॉलर जुटाए गए, जिन्हें अब लौटाना पड़ सकता है। इस फैसले को वैश्विक व्यापार नीति के लिहाज से बड़ा झटका माना जा रहा है। बंगाल में SIR पर सियासी संग्राम। CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ TMC की शिकायत। पश्चिम बंगाल में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया को लेकर सियासी विवाद बढ़ गया है। साउथ 24 परगना जिले में TMC के विधायक शौकत मोल्ला समेत 7 लोगों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि वोटर लिस्ट संशोधन के दौरान लोगों को परेशान किया गया, हालांकि अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है। TMC का दावा है कि हाल ही में 33,000 नाम हटाने की सिफारिश की गई, जिनमें अधिकतर अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने TMC पर सवाल उठाए हैं। PM आवास के पास झुग्गियों को खाली करने का अल्टीमेटम। 717 परिवारों को 6 मार्च तक शिफ्ट होने का नोटिस। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के पास रेसकोर्स रोड स्थित 3 झुग्गी क्लस्टर, भाईराम कैंप, मस्जिद कैंप और DIP कैंप को हटाने के लिए केंद्र सरकार ने अल्टीमेटम जारी किया है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को जारी नोटिस में 717 परिवारों से 6 मार्च तक झुग्गियां खाली करने और उत्तर पश्चिम दिल्ली के सावता खेवरा स्थित DUSIB कॉलोनी में आवंटित फ्लैट लेने को कहा गया, अन्यथा कानूनी कार्रवाई होगी। ये झुग्गियां सरकारी जमीन पर हैं, जो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस के अधीन आती हैं। जनवरी 2024 में लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस और DDA ने संयुक्त सर्वे के बाद पुनर्वास का फैसला लिया था। पहले 29 अक्टूबर 2025 को नोटिस जारी हुआ था, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने 13 नवंबर को बिना प्रक्रिया पूरी किए बेदखली पर रोक लगाई थी और मामला 13 मई तक लंबित है। वेस्ट बैंक बस्तियों पर इसराइल की आलोचना वाले बयान में भारत शामिल। 2 देश समाधान पर दोहराया समर्थन। भारत ने शुक्रवार को कहा कि वह 100 से अधिक देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के उस बयान में शामिल हो गया है, जिसमें वेस्ट बैंक में इसराइल द्वारा गैर कानूनी बस्तियों के विस्तार की आलोचना की गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यह कदम भारत के 2 देश समाधान और फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों के समर्थन की पुरानी नीति के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि यह रुख 31 जनवरी को हुई इंडिया अरब लीग मंत्री स्तरीय बैठक के संयुक्त बयान में भी स्पष्ट किया गया था, जिसमें 1967 की सीमाओं के आधार पर एक स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीन की वकालत की गई थी। यह बयान प्रधानमंत्री मोदी के 24 और 25 फरवरी के इसराइल दौरे से पहले आया है। बयान को यूरोपीय संघ, अरब लीग और अन्य संगठनों का भी समर्थन मिला है। भारत ने वॉशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस बैठक में ऑब्जर्वर के रूप में हिस्सा लेने और गजा शांति प्रयासों का समर्थन करने की भी पुष्टि की। US को ईरान की चेतावनी, हमला हुआ तो क्षेत्रीय ठिकाने होंगे वैध निशाना।
ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को लिखे एक पत्र में कहा है कि वह जंग शुरू नहीं करेगा, लेकिन अगर उस पर हमला हुआ तो दुश्मन ताकतों के क्षेत्रीय सैन्य अड्डे और ठिकाने जवाबी कार्रवाई के वैध निशाने होंगे। 19 फरवरी को लिखे पत्र में संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत आमिर सईद इरावानी ने अमेरिका पर खुलेआम ताकत के इस्तेमाल की धमकी देने का आरोप लगाया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 18 फरवरी के सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला दिया, जिसमें डिएगो गार्सिया और फेयरपोर्ट बेस के इस्तेमाल की बात कही गई थी। इरावानी ने कहा कि किसी भी सैन्य हमले की स्थिति में ईरान संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत आत्मरक्षा का अधिकार इस्तेमाल करेगा। गौरतलब है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि हमला क्षेत्रीय युद्ध भड़का सकता है। एआई समिट विरोध मामला, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिप से पूछताछ। यूथ कांग्रेस ने लगाया गलत कार्रवाई का आरोप। दिल्ली के यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने दावा किया है कि इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप से पुलिस ने पूछताछ की है। यह मामला एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा टी शर्ट उतारकर किए गए विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। प्रदर्शन के बाद उदय भानु चिप ने कहा था कि विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है। अक्षय लाकड़ा ने एएनआई से बातचीत में कहा कि घटना के समय चिप मौके पर मौजूद नहीं थे, बल्कि अपने दफ्तर में बैठक कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि चिप पर साजिश की धारा 120 भी लगाना गलत है और कहा कि अगर ऐसी ही कार्रवाई हुई तो कल राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे को भी बुलाया जा सकता है। लाकड़ा ने इन आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया तथा कहा कि उन्होंने पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन के एसएचओ से मुलाकात की है और चिप को जल्द रिहा किया जाएगा। राहुल गांधी के घर के बाहर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। राहुल गांधी का पुतला फूंका, कई कार्यकर्ता हिरासत में। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे भाजपा युवा मोर्चा के कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। इनका कहना है कि राहुल गांधी के कहने पर ही यूथ कांग्रेस ने एआई समिट में विरोध किया था। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला भी जलाया। भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस का विरोध। प्रधानमंत्री के खिलाफ यूथ कांग्रेस का शर्टलेस प्रोटेस्ट। यूथ कांग्रेस ने विरोध का किया बचाव। बीजेपी नेताओं ने की विरोध की कड़ी आलोचना। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन हुआ। भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के करीब 10 कार्यकर्ता क्यूआर कोडेड पास के जरिए अंदर घुसे और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारे लगाए। उनके हाथ में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरों वाली सफेद टी शर्ट थी या वे टी शर्ट पहने हुए थे। साथ ही इंडिया यूएस ट्रेड डील, एप्स्टीन फाइल्स और पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड जैसे नारे भी लिखे थे। यह विरोध कुछ ही मिनटों तक चला, लेकिन इसके बाद हंगामा हो गया और कुछ मौजूद लोगों ने इस गड़बड़ी पर हैरानी जताई। कहा जा रहा है कि विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के युवा नेताओं में नेशनल सेक्रेटरी कृष्ण हरि, बिहार स्टेट सेक्रेटरी कुंदन यादव, यूपी स्टेट वाइस प्रेसिडेंट अजय कुमार, नेशनल कोऑर्डिनेटर नरसिम्हा यादव शामिल थे। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उन्हें हॉल नंबर 5 से बाहर निकाला। दिल्ली पुलिस ने 4 से 5 लोगों को हिरासत में लेकर तिलक मार्ग थाने में पूछताछ की। यह घटना उस दिन हुई जब कई टॉप सीईओ एआई समिट में शामिल हुए थे। भाजपा ने इसे भारत की वैश्विक छवि खराब करने की कोशिश बताया है। वहीं पुलिस ने कहा है कि घटना के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट उदय भानु चिप ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के विरोध का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि आज यूथ कांग्रेस के सदस्य एआई समिट में गए और नारे लगाए, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। यह गुस्सा सिर्फ हमारे यूथ कांग्रेस के सदस्यों का नहीं है, यह हर उस युवा का है जो आज बेरोजगार है और उनमें से हर एक जानता है कि हमारे प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। यूएस के साथ यह व्यापार समझौता हम सब जानते हैं हमारे किसानों और लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, सिर्फ अमेरिका को फायदा होगा। उनकी आवाज उठाना हमारा फर्ज है। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हम कहीं भी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में हुए यूथ कांग्रेस के विरोध पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राष्ट्रीय शर्म बताया। उन्होंने कहा कि जब भारत वैश्विक एआई समिट की मेजबानी कर रहा था तब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टॉपलेस होकर हंगामा किया, जो देश की छवि खराब करने की कोशिश है।
मालवीया ने आरोप लगाया कि यह सब राहुल गांधी के नेतृत्व में हुआ और इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। यह काम साफ तौर पर दुनिया के मंच पर भारत को शर्मिंदा करने के लिए किया गया था। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी प्रदर्शन की निंदा करते हुए इसे शर्मनाक बताया और कहा कि विदेशी मेहमानों के सामने इस तरह का विरोध स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि विरोध लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन देश की छवि को नुकसान पहुंचाना गलत है। गांधी परिवार को सोचना चाहिए कि वे कितना नीचे गिर गए हैं। हमें इस बात का बहुत अफसोस है और हम इस घटिया विरोध की बुराई करते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने की यूपीआई की तारीफ। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर लगाया क्रेडिट लेने का आरोप। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा भारत के यूपीआई सिस्टम की तारीफ किए जाने के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि यूपीआई का शुरुआती कॉन्सेप्ट 2012-13 में यूपीए सरकार के दौरान तैयार हुआ था, जिसकी तारीफ इमैनुअल मैक्रोन ने की थी। उन्होंने दावा किया कि उस समय नंदन नीलेकणी की अगुवाई में काम हुआ और 2013 में मोबाइल आधारित डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की सिफारिश की गई। साथ ही नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 2010 में इमीडिएट पेमेंट सर्विस शुरू कर टेक्निकल आधार तैयार किया। खेड़ा ने मोदी की तुलना ऐसे छात्र से की जो ग्रुप प्रोजेक्ट में काम नहीं करता लेकिन सारा क्रेडिट ले लेता है। पवन खेड़ा ने कहा कि हम सभी को याद है कि ग्रुप प्रोजेक्ट में क्लासमेट कोई काम नहीं करता लेकिन सारा क्रेडिट लेने के लिए आता है, वह नरेंद्र मोदी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में जजों को एसआईआर के काम में लगाया। चुनाव आयोग और राज्य सरकार के टकराव पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया पर न्यायिक निगरानी लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और राज्य सरकार के बीच भरोसे की कमी के कारण यह कदम उठाना पड़ा। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने निर्देश दिया कि कोलकाता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर्विस में रिटायर्ड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज स्तर के न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त करें, जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ का काम संभालेंगे और लंबित दावों की समीक्षा करेंगे। कोर्ट ने कहा कि जहां प्रक्रिया पूरी हो चुकी है वहां 28 फरवरी को वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाए और बाकी को सप्लीमेंट्री लिस्ट में जारी किया जाए। डीजीपी को अधिकारियों को मिल रही धमकियों पर हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया। कोर्ट ने इसे असाधारण स्थिति बताते हुए निष्पक्ष और समय पर प्रक्रिया पूरी करने पर जोर दिया। जेलेंस्की बोले समझौते के लिए तैयार लेकिन संप्रभुता की कीमत पर नहीं। अल्टीमेटम नहीं, सम्मानजनक समझौता चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि वे रूस के साथ शांति समझौते के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसा कोई समझौता स्वीकार नहीं करेंगे जो यूक्रेन की आज़ादी और संप्रभुता की कीमत पर हो। क्यूडो न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि रूस इस युद्ध में हमलावर है और दुनिया के कई देश इसे मानते हैं। जेलेंस्की ने बताया कि रूस ने यूक्रेन के लगभग 20% इलाके पर कब्जा कर लिया है, फिर भी यूक्रेन शांति वार्ता के लिए तैयार है और मौजूदा स्थिति के आधार पर बातचीत को बड़ा समझौता मानता है। हालांकि उन्होंने कहा कि रूस की ओर से बार बार अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं जो स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि यूक्रेन ऐसा समझौता ही करेगा जो उसकी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, सेना और लोगों के सम्मान की रक्षा करे, न कि किसी दबाव में लिया गया फैसला हो। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.